हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उसमें, या फिर जो नीट का एग्जाम होता है उसमें ये काफ़ी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे थोड़ा सा इसमें डर जाते हैं कि इतने सारे स्टेप हैं, इनको कैसे याद करें। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे, काफ़ी आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक आसान लगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक तरह का एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, जो क्या होता है रिस्पायरेशन। जब हम जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन जब करते हैं तो उसमें जो इनिशियल स्टेप होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। तो यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ग्लाइकोलिसिस से होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस टर्म को देखोगे तो इसको जब आप क्या करोगे, जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो दो चीज आता है। ये ग्लाइको यानी ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज, एंड लाइसिस मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। यानी कि इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियली इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। पूरी तरह इसको ऑक्सीडाइज, पूरी तरह नहीं तोड़ते हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम पार्शली क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। अब पार्शली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया कि इसको पूरी तरह से हम तोड़ नहीं देंगे, पूरी तरह से तोड़ के ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसको तोड़ दिया हमने। हम इसको क्या करेंगे कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 जर्मन साइंटिस्ट थे, क्या थे, 3 जर्मन साइंटिस्ट थे। इन 1930 में इन्होंने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस का डिस्कवरी की। कि ग्लाइकोलिसिस जो है डिस्कवरी कब किया गया, 1930 में 3 जर्मन साइंटिस्ट थे। उनका क्या क्या नाम था, एर्नस्ट, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इन 3 साइंटिस्ट के नाम पे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, एर्नस्ट, मेयरहॉफ एंड पार्नास। तो इन तीनों के नाम पे ही इसको क्या बोला गया, ईएमपी पाथवे। इन्होंने क्या किया था, 1930 में क्या किया था, ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन यानी ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये चीज हमने तो जान लिया कि हाँ ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्या होता है इसमें, ठीक है। अब चीजें थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे, अब देखते हैं, ये समझ लीजिए कि अब इसका लोकेशन देखते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है। तो मान लीजिए एक चीज और जान लो कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, कॉमन होता है। कॉमन मतलब क्या कि ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल यूकैरियोट्स में होगा। ये जो ग्लाइकोलिसिस जो इनिशियल प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन की, ये बोथ में होती है, इन यूकैरियोट सेल्स और एज वेल एज प्रोकैरियोट सेल। अब यूकैरियोट सेल, ये अब देखा जाए इनका लोकेशन कहाँ, प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में कहाँ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि क्या क्वेश्चन है कि इसका लोकेशन कहाँ है, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ जो होता है, वो लोकेशन क्या है ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है। तो देखो ये क्या हो गया, एक यूकैरियोट सेल हो, समझने के लिए मैंने क्या होगा, ये क्या है, यूकैरियोट सेल है, ये क्या है, प्रोकैरियोट सेल है। तो अब देखो यूकैरियोट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया। तो क्या होता है कि जो दोनों में क्या है कि साइटोप्लाज्म, जो ये साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी ये साइटोप्लाज्म है और ये भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, दोनों में साइटोप्लाज्म में होती है। ये क्या है, एक नीट का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ कि लोकेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस का क्या है। तो क्या बताओगे आप लोग, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। इसे देखो अभी क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है,
ठीक है, तो इसको कॉमन पाथवे या फिर यूनिवर्सल पाथवे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे हम लोग कहते हैं। अब इसमें एक अब समझो कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज क्या है? शुगर मॉइटी है। क्या है? शुगर मॉइटी है। तो अब ग्लूकोज का सोर्स कहाँ से आया भाई, कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सोर्स क्या है, कहाँ से ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज आगे कहाँ से टूटेगा वो, तो ठीक है। तो सोर्स देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है। तो सोर्स ऑफ ग्लूकोज देखो क्या हो सकता है, सुक्रोज। सुक्रोज हमने क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस में हमने सुक्रोज को बनाया, ठीक है। सुक्रोज को बनाया तो सुक्रोज क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। और ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, इस पाथवे में एंटर होते हैं। ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। तो सुक्रोज जो है क्या होता है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। और एक रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च, प्लांट्स में स्टार्च जो होता है ये भी क्या होता है, ग्लूकोज की जो होता है सोर्स होता है। सुक्रोज हम लोग इसको तो देख ले। और ये क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ये कई सारे ग्लूकोज मॉइटी का क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो यहाँ से भी हम लोग ग्लूकोज को हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से भी ग्लूकोज को ले सकते हैं और यहाँ से भी ग्लूकोज को ले सकते हैं। ये दोनों सोर्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि हमने क्या क्या समझ लिया कि ये कहाँ होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ये का होता है, जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ईएमपी पाथवे बोलते हैं। और ये जो होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये जब ये ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और जब टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। तो इससे क्या एक चीज पता चल गई कि जो पायरुविक एसिड होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 3 कार्बन कंपाउंड में 3 कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। अब देखो जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस मेनली कितनी स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन होती है। 10 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 फेज में होती है। कितने फेज में? 10 स्टेप रिएक्शन होती है जो 2 फेज में होती है। पहला फेज क्या है, पहला फेज है, पहले फेज में 5 स्टेप और दूसरे फेज में 5 स्टेप। तो 5 स्टेप, पहले 5 स्टेप में क्या हुआ, तो पहले 5 स्टेप में क्या हुआ, एनर्जी कंज्यूम हुई, यानी कि एटीपी का कंजप्शन हुआ, यानी कि एटीपी खर्च हुई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा पॉकेट से खर्च किए। और दूसरे में क्या हुआ, एनर्जी यानी एटीपी कंजर्विंग, यानी कि पे ऑफ फेज है, इसमें हम लोगों ने पैसा वापस ले लिया। वो सुना है ना कि जब लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, यानी कि लिया है तो देना तो पड़ेगा। अब किसी से अगर पैसा उधार लिया है तो उसको देना पड़ेगा ना, तो वही चीज है कि उसी तरीके से समझेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट 5 स्टेप है उसमें क्या हो रही है, एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, यानी कि एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। लेकिन दूसरे अगले 5 स्टेप जो होते हैं, जो सेकंड फेज का जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, एनर्जी हमें मिलती है, जिसको हम लोग पे ऑफ फेज बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग 10 स्टेप को समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप हैं, उनको बारीकी से याद करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको कभी भूले ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो 10 स्टेप जो हैं वो आपको याद करा दें, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर आपको हम उस स्टेप को सिखाते हैं। तो चलिए अभी हमने ग्लाइकोलिसिस समझ लिया कि वो कहाँ होता है, क्या होती है ग्लाइकोलिसिस और कैसे होती है। अब हम क्या करते हैं, उनकी स्टेप को समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं और कौन कौन से स्टेप इसमें हम होते हैं। और जो दोनों फेज हमने बताया था कि फेज 1 जो होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, खर्च होती है। और सेकेंड फेज में क्या होता है, एनर्जी हमें कंज्यूम होती है, हमें मिलती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजप्शन फेज बोलते हैं, कि हम उसमें क्या करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी खर्च हो रही है। और दूसरे में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एनर्जी हमें मिल रही है, यानी प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज, ठीक है। तो पहले हम लोग फेज फर्स्ट को देखेंगे कि फेज फर्स्ट में जो 5 स्टेप मैंने बताए थे, तो पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फेज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको याद भी करना है कि ये भूले नहीं, कि याद भी रहे
और हमें क्या हो कि हम एग्ज़ाम में इसको बता भी लें, एग्ज़ाम में हम उसको समझा भी लें। एनसीईआरटी में इसमें देखो हर स्टेप में एक एंजाइम का रोल है, एंजाइम रोल प्ले करता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक एंजाइम का जिक्र है, वो क्या है, हेक्सोकाइनेज, जो फर्स्ट स्टेप है उसका ही जिक्र है। तो अगर बाकी एंजाइम आप लोग को एक बार भूल भी जा रहा है तो आपको याद तो रखना है, लेकिन अगर भूल जा रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी में केवल इसका जिक्र किया है, लेकिन हमें याद सब रखना है, ठीक है। अगर याद ना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रखना है कि याद हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फेज फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। तो फेज फर्स्ट में क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमने कहाँ से लिया, सुक्रोज को हमने तोड़ा, सुक्रोज को तोड़ा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज वहां से हमने लिया, ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का हमने क्या कराया, फास्फोराइलेशन कराया एटीपी से। क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, कैसे याद करोगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये कोई ग्लूकोज का ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है, तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, इसके 6th पोजीशन पे हमने एक फॉस्फेट को जोड़ दिया। हमने क्या किया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के 6th पोजीशन पे हमने क्या किया, हमने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने में हमें क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। एनर्जी खर्च किस फॉर्म में कर रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में कर रहे हैं। और उस जो एटीपी खर्च हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग फास्फोराइलेशन बोलते हैं। इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। कैसे ध्यान रखोगे, ग्लूकोज में हमने एक फॉस्फेट को एंटर करा दिया उसके 6th पोजीशन पे, तो क्या हो गया, उस दौरान अगर हम फॉस्फेट की एंट्री कराएंगे तो हमें ग्लूकोज जो एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करनी पड़ेगी। हमने एक एटीपी मॉलिक्यूल को खर्च कर दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे Mg2+ भी यूज होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, तो उसके कार्बन के संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। कार्बन यहाँ भी 6 था, कार्बन यहाँ भी 6 है, ठीक है। दोनों जगह कार्बन 6 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, पहला स्टेप तो हमने कर लिया, देखो क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। 5 स्टेप हमें देखना है फर्स्ट फेज में। फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, और जो फॉस्फेट जब इससे ऐड हुआ 6th पोजीशन पे, तो एक एटीपी खर्च हुआ। उस एटीपी खर्च जो हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, फास्फोराइलेशन। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज हो रहा है। ध्यान रखोगे, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। मैंने पहले बताया कि दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज क्या है, आपस में आइसोमर है। तो इसमें क्या हो जाता है, इन दोनों का आइसोमेरिज्म हो जाता है, आइसोमर उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे ना फ्रुक्टोज, ना हमने इसमें क्या किया, ना हमने कार्बन की कोई संख्या इसमें कम की, और ना ही हम इसमें कोई नया फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए। तो यहाँ एटीपी खर्च होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम फॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ भी था, यहाँ भी एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसमें कोई एटीपी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेरिज एंजाइम हो रहा है, तो ये आइसोमेरिज्म इसको बोल सकते हैं कि चलो ये आइसोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। पहला और सेकंड स्टेप हमने देख लिया। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मान लीजिए हो गया। अब देखा भैया हमको ठीक नहीं लग रहा है यार, थोड़ा इसको में चेंजिंग किया जाए, थोड़ा सा सुंदर बनाया जाए इसको। तो सुंदर बनाने के लिए क्या किया गया, इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसे फूल की तरह, फूल हमें देखने में सुंदर लगता है तो फूल की तरह चेंज कर दिया गया। यानी कि मान लो कि ये फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज है, अब ऐसे इसी से फॉस्फेट ग्रुप 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, थोड़ा देखने में सुंदर लगने लगा कि अरे ये तो फूल की तरह दिख रहा है, देखो अरे वाह, ये फूल की तरह दिख रहा है, ये थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो इसको हमने क्या किया, एक तरह से याद करने के लिए समझना है कि इसको हमने सुंदर बना दिया, इसको
फ्लावर के रूप में इसको चेंज कर दिया और इसको हमने क्या किया, सेम तरह बस क्या कर दिया, इसको इसके रूप को चेंज कर दिया है कि जिससे वो देखने में अच्छा लगे। चलिए आगे क्या किया हमने कि जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, इसको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप हमने इसमें ऐड कर दिया। अब एक और फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड कर दिया तो एक और फॉस्फेट ग्रुप से मान लो कि हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, फ्रुक्टोज है। और फ्रुक्टोज में हमारा हमने क्या किया था, एक फॉस्फेट ग्रुप हमने 6th पोजीशन पे डाला हुआ था, हमने क्या किया, एक और फॉस्फेट ग्रुप हमने 1st पोजीशन पे डाल दिया। यानी कि 1st पोजीशन पे भी हमने क्या रख दिया, फॉस्फेट ग्रुप, और हमने 6th पोजीशन पे भी रख दिया, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप डाल दिए। तो जब 2 फॉस्फेट ग्रुप हमने उसमें डाल दिया तो 2 फॉस्फेट ग्रुप डालेंगे तो क्या होगा, फ्लावर है उसको दोनों तरफ से खींच दिया हमने या फिर कुछ उसमें लगा दिया ऐसे, तो क्या हो गया, फ्लावर टूट ही जाएगा ना। तो क्या हो गया, अब ये फ्लावर 2 टुकड़ों में समझो कि टूट गया, और टूट के क्या बना दिया, टूट के बना दिया 2 ट्राइओज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 ट्राइओज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये भी 6 कार्बन का ही है। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। यानी कि अभी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप तक कार्बन के नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। हमने क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन 6 को हम लोग कार्बन 2 मॉलिक्यूल, थ्री कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में हम लोग कन्वर्ट इसको कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तक थर्ड स्टेप तक कोई भी कार्बन के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आई है। लेकिन जब क्या होता है कि जब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट हमने यूज किया तो फॉस्फेट एक और यूज करेंगे, जब फॉस्फेट एक और यूज करेंगे तो एटीपी खर्च होगी, और एटीपी खर्च हुई, और यहाँ पे भी जो यूज हुआ एंजाइम उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसमें चेंज हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज हो गया। अब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया, अब सोचो 2 फॉस्फेट लग गया इसमें, ऐसे कुछ भी हमने धसा दिया फूल में, जब दोनों तरफ से धसा दिया, एक तरफ से धसाया तो थोड़ा बचा हुआ था, लेकिन जब दोनों तरफ से कर दिया तो ये क्या हो गया, टूट गया, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया बराबर बराबर, तो क्या हो गया, 2 ट्राइओज के मॉलिक्यूल्स में इसको क्या कर दिया, इसने टूट गया। और ये जो ट्राइओज के मॉलिक्यूल होंगे ये दोनों कितने कार्बन के होंगे, 3-3 कार्बन के हो जाएंगे। यानी कि अब देखिए, अब जो क्या हुआ, अब जो इसमें क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई, यानी कि 2-3 मॉलिक्यूल जो है 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और दोनों क्या है, ट्राइओज है। ठीक है, अब एक ट्राइओज बना तो एक क्या बन गया, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या बन गया, एक एल्डिहाइड तो दूसरा कीटोन। क्या होता है कि ये क्या हो गया, एक एल्डिहाइड बना तो दूसरा क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ठीक है, तो एल्डिहाइड, और यहाँ पे देखिए अब कीटोन जो वाला जो है, ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग DHAP भी बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इस फॉर्म में आगे इसके प्रोसेस नहीं जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये 4th स्टेप हो गया, ये एल्डोलेज की मदद से हो जाता है। अब यहाँ पे जो ये DHAP बना, ये DHAP जो होती है, ये अब देखो ये ट्राइओज माने तो DHAP हो गई, और दूसरी जो एल्डिहाइड बनी वो कौन सी है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या होता है इसका नाम, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसको हम लोग 3PGAL के भी नाम से जानते हैं। 3PGAL का मतलब थर्ड पोजीशन पे फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो उसको बोलते हैं हम लोग फास्फोग्लिसरेट बोलते हैं, इसको फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट बोला जाता है। तो इसको क्या हो गया, एक ये ट्राइओज हो गया और एक ये ट्राइओज हो गया। तो लेकिन जो ये क्या है, एसीटोन है, ये क्या, अरे एसीटोन कह रहे हैं, ये क्या है, कीटोन है, कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या, एल्डिहाइड है। तो कीटोन वाला क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा कि कीटोन जो होता है और एल्डिहाइड जो होता है आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो कीटोन वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, इसमें जो एल्डिहाइड वाली जो है, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ एंजाइम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ पे भी आइसोमरिज्म यानी आइसोमरेज एंजाइम का यूज हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। तो ये दोनों आपस में, यहाँ पे मैंने इंटर कन्वर्टिबल का साइन लगाया था, यहाँ पे भी इंटर कन्वर्टिबल का साइन है, यानी कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, और चेंज होके आगे फर्दर जो होती है ये प्रोसेस
आगे फर्दर कंटिन्यू होती है, जिसको हम लोग फेज 2 बोलते हैं। और फेज 2 में हमने क्या बोला था, उसको बोलते हैं हम लोग पे ऑफ फेज होता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, हमें मिलती है। अभी तक हमने एनर्जी खर्च की है, यहाँ पे एटीपी खर्च किया, यहाँ पे एटीपी खर्च किया, लेकिन अब एटीपी का खर्च हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि बहुत पैसा खर्च हो गया। अब आगे पैसा खर्च हम लोग को नहीं करना, अब हमने पैसा लगा दिया है, अब हमें पैसा पे ऑफ होगा, अब हमें पैसा वापस मिलेगा। और ठीक है, तो वो कौन सा होगा, हमारा सेकंड फेज होगा। ये हमारा फर्स्ट फेज जो होती है, फर्स्ट फेज होती है, उसकी कहानी रही। और इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जहां पे डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, 6 पोजीशन में फॉस्फेट लगाया, फिर हमने क्या किया, उसको उसके जो फेज है उसको चेंज किया, फेज को चेंज किया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, यानी उसका आइसोमर है। उसके बाद हमने फ्रुक्टोज 1,6,5 बाइफॉस्फेट बनाया, यानी कि यहाँ पे हमने दो जो फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फर्स्ट और 6 पोजीशन पे। उसके बाद हमने एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया दो ट्रायोज के मॉलिक्यूल में। पहला क्या है, पहला तुम्हारा है PgAl है और दूसरा DHAP है। PgAl फर्दर कंटिन्यू होता है और DHAP जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा PgAl में। और यही इसका 5वां स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और यही इसका 5th स्टेप होता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम आगे का सेकंड फेज आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको आप लोग राइट डाउन कर लो। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट फेज हमने देख लिया। फर्स्ट फेज में थोड़ा सा याद और समझने करने वाली चीज़, तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको खर्च, यहाँ पे हमको क्या मिलना है, हमको लेना है, पैसा लेना है, पैसा दिया है तो भाई लेना है उससे, ठीक है, तो ले लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे दो ट्रायोज बना था। एक क्या बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्रुप बना था, और ये दूसरा बना था DHAP। तो DHAP हमने बताया था ये क्या है, कीटोन था, और ये क्या है, एल्डिहाइड था। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये आगे फर्दर प्रोसीजर इसका होता है, फर्दर आगे बढ़ता है ये। तो क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि 3PgAl से ये भी 3 कार्बन का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे भी देखिए दो फास्फेट, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप जोड़, पहले क्या हो रहा था, हम फास्फेट ग्रुप जोड़ रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी, एक एनर्जी क्या हो रही थी, एक एनर्जी खर्च हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जबरदस्ती क्या करेंगे, हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे भी और पैसा लेंगे भी। क्या होता है, पैसा लेंगे भी, वो भी पूरा सूद समेत। यानी कि अब सूद समेत का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि NAD से NADH बना दिया। और NADH क्या होता है, NADH ध्यान रखो कि एक NADH मॉलिक्यूल से हम कितनी ATP बनाएंगे, 3 ATP बनाएंगे। तो हमने सूद समेत वसूला कि नहीं वसूला, हमने इसको क्या किया, सूद समेत वसूला है। और एक चीज और ध्यान आप दे दो यहाँ पे कि एक स्टेप तो इससे हो ही रहा है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो DH तुम्हारा PgAl है, लेकिन ये DHAP भी इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो यानी कि ये हर स्टेप को हम क्या दिमाग में ले चलेंगे कि ये 2 बार हो रहा है। तो यानी कि जो भी बन रहा है वो 2-2 बार बन रहा है। ये दिमाग में बैठा लो कि ये जो भी 2-2 होगा वो 2-2 बार होगा। अगर यहाँ पे एक NADH बना तो ध्यान रखना कितना NADH बना है, 2 NADH बना है। तो 2 NADH बना है तो कितनी ATP हमने बना दी, 2 × 3 कितना हो गया, 6 ATP हमने बना दी। तो दिमाग में ये रखते चलना है कि अभी ये जो होगा, ये जो सेकेंड फेज का होगा, ये 2 बार होगा। हर स्टेप को 2 बार दिमाग में लेके चलना है कि 2 बार होने वाला है, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका भी तो एक बार चलेगा पूरा फेज। जो साइकिल होगी इसके लिए भी चलेगी, तो इसके लिए भी चलेगी। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और यहाँ पे हमने सूद समेत पैसा वापस लिया है, NAD को NADH में कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गई, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फास्फो यानी कि अब देखो फॉस्फेट ग्रुप एक तो हटा दिया हमने, और एक फास्फेट ग्रुप को हटा दिया क्योंकि भैया अधिक था, हमने जबरदस्ती लिया था लेकिन वो हमारे काम का नहीं था, हमने हटा दिया। तो एक ATP क्या हो जाएगी, और
ये जो हो जाएगी हमें मिल जाएगी। एक फॉस्फेट हटाया तो एक एटीपी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एटीपी में, और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम होता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये समझो सब 3 कार्बन के हैं मॉलिक्यूल। चलो तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो हो जाएगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में एंजाइम है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज दिमाग में रखो कि म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो इसमें क्या हुआ, हमने इसमें क्या हो गया कि जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड था वो किस पे इंटरचेंज हो गया, वो सेकंड जो कार्बन पे हो गया, यानी कि जो थर्ड से किस पे चला आया, सेकंड पे। ठीक है, इसके प्रेजेंस में, म्यूटेज के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके बाद कन्वर्ट होगा ये फास्फोइनॉल पाइरुवेट में। फास्फोइनॉल पाइरुवेट के पास काफी एनर्जी होती है, हम क्या करते हैं, ठीक है, काफी एनर्जी होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इनोलेज के प्रेजेंस में। इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट में। और फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है वो किसमें, जो फास्फोकाइनेज के, फॉस्फेट काइनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। किसका, तो फाइनल प्रोडक्ट पूरे का नहीं, किसका फाइनल प्रोडक्ट, पायरुविक एसिड का, अरे ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुविक एसिड हो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि एक इसका भी साइकिल चलेगा। हमने बताया ना कि सारे का कितने कितने स्टेप में होंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, सबके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। जो एटीपी यहाँ पे बना ये 2 बनेगा, यहाँ एटीपी जो बना वो 2, इसको काउंट करेंगे, और जो NADH बना उसको भी तो 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 काउंट करके फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। और पायरुविक एसिड बन गया तो अब हम इसका क्या देखेंगे कि इसको देखेंगे कि भाई ये तो प्रोसेस का कंप्लीट, हमने पायरुविक एसिड बना दिया। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। देखो क्वेश्चन है ये कि पायरुविक एसिड कितना बना, 2 बना। कितने मॉलिक्यूल का होता है, कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। ठीक है, अब अगला क्या, एक NADH कितने मॉलिक्यूल का एटीपी होता है, तो 3 एटीपी होता है। ठीक है, हम जो इस फेज में हम क्या करते हैं, एटीपी को गेन करते हैं, पे ऑफ फेज है ये, इसमें हम लोग एटीपी हम लोग अपना वापस ले लेते हैं जो एटीपी खर्च हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हमने ग्लाइकोलिसिस तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया तो हम छोटा सा एक स्टेप इसमें देख लेते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग ग्लाइकोलिसिस में हमको कितनी एटीपी मिली। जो काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जनरेट हो जाता है कि एक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितनी एटीपी जो होती है वो क्या होती है, हमें मिलती है, कितनी एटीपी हमें मिलती है। इसमें किसी को, आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितनी जो होगी, कौन कौन से प्रोसेस को कैसे याद करेंगे। फेज फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं था, सारा हमने बता दिया था कि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या हुआ कि ये 2 में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया 2 ट्रायोजेज में। एक हो गया तुम्हारा PgAl, दूसरा क्या हो गया DHAP। PgAl DHAP भी PgAl में कन्वर्ट होगा, और ये जो साइकिल होगी ये 2 बार क्या होगी, रिवाइज होगी। और 2 बार रिवाइज होने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट हमें मिल जाएगा। कंफर्म, कंफर्म, कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे हमें ये डाउट है, ये हम समझ में नहीं आया, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं कि कितना एटीपी हमें मिला। आगे जब इसका हम और जब पूरी तरह से सारा प्रोसेस, सारा मेटाबॉलिक जब क्रेब साइकिल हम पढ़ लेंगे, हम जो इंटरमीडिएट फेज उसको देख लेंगे, ETS देख लेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि टोटल एटीपी कितना गेन हमें हुआ। ठीक है, टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो कितनी एटीपी मिलती है, हम आपको जब सारे प्रोसेस बता लेंगे तब ये बताएंगे, ये तब समझाएंगे। तब तक हम समझ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस में हमें कितना मिला। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार, और लिख इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी कोशिश की है कि आप लोग को इसको समझा दिया जाए अच्छे से, और आपको याद करा दिया जाए, जिससे कि आपकी कभी इसमें कोई गलती ना हो, कहीं भी आप इसमें कोई गलत क्वेश्चन ना करो। चलिए अब हम क्या समझ लेते हैं कि कितनी एटीपी हमें मिली और कितनी खर्च हुई। तो हम
ऐसे कर लेते हैं, फेज 1 और फेज 2। ये हमारा क्या हो गया, फेज 1, और ये हमारा क्या हो गया, फेज 2। फेज 1 में हमारी कितनी एटीपी हमारी खर्च हुई थी बताना। फेज 1 में कितनी एटीपी हमने खर्च की थी, 2 एटीपी खर्च की थी। चलिए 2 एटीपी हमने खर्च की थी, 2 एटीपी क्या किया था, खर्च किया था। हिंदी भी लिखना जरूरी है ना। 2 एटीपी खर्च किया था हमने, कितना क्या किया था, खर्च किया था, यानी हमने इन्वेस्ट किया था 2 एटीपी का। और हमें सेकेंड फेज में कितनी एटीपी हमें मिली थी, कितनी एटीपी मिली थी हमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला था एंड 2 ATP। तो 2 ATP यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 3 ATP, 2 × 3 ATP, यानी कि टोटल ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया, 6, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, ये +2। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, इधर कितना टोटल आ गया, 8 आ गया ना। अभी ग्लाइकोलिसिस तक की बात है। हमने कितनी एटीपी हमने बनाई, हमने एटीपी दो कैसे यार, गलत हो गया ना। 2 एटीपी तो हमने बनाई थी, लेकिन हमने 2 स्टेप हुआ ना, तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई ना भाई साहब, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई। तो ये कितनी हो गई, 10 हो गई। मैं कहाँ गलत हो गई भाई, ठीक है, ये कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी कि 2 स्टेप हुई है ना, तो 2 बार हमने एक स्टेप में 2 एटीपी बना था और 1 NADH। तो 2 स्टेप में यानी कि 2 × NADH, यानी कि 1 NADH एक स्टेप पे, तो 2 स्टेप में 2 NADH। तो एक स्टेप में 2 एटीपी, तो 2 फेज में 2 स्टेप में कितने हो गए, 4 एटीपी। तो 4 बन गया। तो टोटल यहाँ पे कितना बना हमें, 4 एटीपी। और यहाँ पे कितना हमने खर्च किया, 2 एटीपी। तो कितना बना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना एटीपी बना। तो कितना एटीपी बना, आंसर ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन रहेगा, कितना बना, कितना बना, कितना खर्च किया, कितना खर्च किया, और उसके बाद टोटल कितना बचा, कितना हमें, उसको क्या बोलेंगे, नेट गेन। ध्यान, हिंदी इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखूं, नेट गेन। हमें नेट गेन कितना मिला, नेट गेन कितना हुआ, उसको हम 3 क्वेश्चन पूछता है इससे, कि हमें कितना एटीपी बना, कितना हमने खर्च किया, और हमें नेट गेन कितना मिला। तो चलिए, तो एक एक ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ये भी क्वेश्चन है, कितना NADH बनता है, तो 2 NADH बनता है। कितनी एटीपी बनती है, तो 4 एटीपी बनती है। 4 एटीपी यानी कि एटीपी, और कितना हो गया, टोटल एटीपी कितना बनता है, 10 बनता है। तो कितना बना, 10। कितना खर्च किया, 2। और कितना नेट गेन हुआ, नेट गेन क्या हो जाएगा, 10 - 2 यानी कि 8 एटीपी। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको जिस तरीके से समझा दिया है, कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। वैसे अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कंफ्यूजन को रखिएगा, मैं उसको पूरी तरह कोशिश करूंगा उसको सॉल्व आउट कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल कलर की जो आइकन दिख रहा है ना, उसको पूरा दबा दो, एकदम सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो आपको है सबसे पहले मिल सके। और यार शेयर कर देना वीडियो को, काफ़ी मेहनत किया है इसको आप लोग को समझाने में।
ठीक है। अगर मेरी आपको ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो थैंक यू एवरीवन आपको ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देख के आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे उनको भी इस टॉपिक से अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो टॉपिक उनको कंफर्म और कंठस्थ हो सके। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।